Hey people, welcome to the fourth part of the series. क्वेश्चन 4 को समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं. लेट मी ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन. इस कार्टेशियन प्लेन में दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2. Q1 और Q2 इस तरह रखे हुए हैं that their position vectors are R1 and R2. अब कहा जा रहा है कि there is a third charge Q3. Q3 एक ऐसा चार्ज है जिसको हमने ऐसी जगह रखा हुआ है जिससे नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल कम्स आउट टू बी ज़ीरो. इसका मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका है. तो लेट अस सपोज दैट Q3 lies on any arbitrary point but not on this line. That is not on this line. इसका मतलब कि हमने Q3 को किसी भी पोजीशन पर रख दिया जो इस लाइन पर लाई नहीं करता है. अब देखते हैं कि क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है. लेट अस से इसका पोजीशन वेक्टर है R3. अब इसकी वजह से इस पे Q3 पर फोर्स लगेगा अलोंग दिस डायरेक्शन और Q2 की वजह से फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन. अब इसी R3 के परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे इन फोर्सेस को, जिसके हमको पता चलता है कि इन केस इवन इन कंपोनेंट्स की कैंसिलेशन हो भी गई तो भी ये कंपोनेंट्स तो ऐड अप होंगे और इसकी वजह से Q3 मूव करेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. इसका मतलब इट हैज़ टू लाई अलोंग दिस लाइन, इट हैज़ टू लाई ऑन दिस लाइन. नाउ सपोज मैंने चार्ज Q3 को इस लाइन पर रख दिया. आई एम अज्यूमिंग दैट Q3 हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से इसकी रिपल्जन हो रही है. दैट्स वाई it went in the direction opposite and not towards these two charges. So अब यहाँ पर भी अगर इस पर रिपल्जन हो रही है तो Q1 की वजह से क्वालिटेटिवली अगर समझा जाए Q1 की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन और Q2 की वजह से भी इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, जिससे वजह से अगेन इट इज़ मूविंग एंड द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है कि चार्ज Q3 इस लाइन पर रहे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहे. यानी अगर हम नया डायग्राम ड्रॉ करें then the situation is somewhat like this. This is R1 representing the position of charge Q1 and this is Q2 at position vector R2. The line joining them is the vector is simply given by R1 minus R2 or in short R12. Suppose charge Q3 is here somewhere. इसका पोजीशन वेक्टर R3 हो गया and we have the vector connecting Q1 and Q3 which is R13 and a vector connecting our Q3 and Q2 represented by R32. So now we calculate the net force on this particle, that is Q3. It is a simple Coulombic force, addition of Coulombic forces, so which is governed by principle of superposition. Superposition principle कहता है that net force on a particle by many charges is equal to sum of forces due to individual particles. तो F on 3 is equal to F of 3 due to 1 and F of 3 F on 3 due to 2 and this comes out to be 0. तो F31 है क्या? It is 1 by 4 pi epsilon naught Q3 Q1 over R13 cube R13 vector. Now notice that I have used a vector here. Had it been a unit vector तब मैं यहाँ पर स्क्वायर डिनोमिनेटर में डिस्टेंस कनेक्टिंग Q1 एंड Q3 को स्क्वायर करता. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. 1 by 4 pi epsilon naught Q3 Q2 over R32 स्क्वायर. नाउ नोटिस Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में था, इसलिए हमने R13 वेक्टर को पॉजिटिव लिया. बट Q2 की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगता है
that is in the direction opposite to this vector r32, so we use a negative sign minus r32, and this is 0. Removing the cancelable items, we have q1 r1 magnitude cubed r1 13 vector is equal to q2 over r32 modulus cubed r32 vector. Now, as you can see clearly, these vectors r13 and r32 are along the same direction, so we can remove these vectors and concern ourselves only with the magnitudes. तो हो जाएगा क्या, q1 over r13 modulus squared is equal to q2 over r32 modulus squared. तो हमको अगर हम स्क्वायर रूट का यूज़ करें, हमको मिलता है अंडर रूट q1 ओवर r13 और q2 over r32 vector modulus. This becomes then root q1 r32 is equal to q2 r13. Now I would like to point you towards this fact that जैसे कि मैंने कहा था कि r32 और r13 सेम डायरेक्शन में है एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर रिलेटेड लाइक दिस, रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. तो हम कह सकते हैं, अगर मैं वेक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करूं तो इट बिकम्स दिस. Now we expand r32 and r13 in their position vectors. तो r32 को अगर एक्सपेंड करें तो हो जाएगा r32 माइनस r3 माइनस r2 इज इक्वल टू r अंडर रूट q2 r1 माइनस r3. इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है r3 इक्वल टू अंडर रूट q2 r1 वेक्टर प्लस अंडर रूट q1 r2 vector divided by under root q1 plus under root q2. Now we have calculated the position vector of q3. तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट पर, जो कि अब हमको कैलकुलेट करना है कि q3 क्या है in terms of q1 and q2. So we now discuss the net force on charge q1. तो if you can see the diagram, q1 net force on q1 must be equal to 0 since the system is at equilibrium. तो q1 पर फोर्सेस किस वजह से लग रहे हैं, किन चार्जेस की वजह से, 2 and 3 की वजह से. So we write the Coulombic expression now. 1/4 pi epsilon naught r12 whole cube q1 q2 r12. The important thing to notice here is that r12 is along this direction while the force acts in the direction opposite, since it is a repulsion, force of repulsion. So we use a negative sign again. Similarly, it goes for f13. Removing the inessential items, we have q2 over r12 squared is equal to q3 over r13 squared. Now since we already know r3, we can calculate r13 here. r13 would be given by r1 minus r3 vector, and r3 as we already know is root q1 r2 plus root q2 r1 divided by under root q1 plus under root q2. So r13 is root q1 r1 minus r2.
divided by under root q1 plus root q2. And if we take modulus of this and square it, we have q1 r12 modulus squared over root q2 plus root q1 whole square. So what we do, we simply, okay, I forgot to write a minus sign here, r13 squared. This is what it is. Now it can be easily seen that these two quantities would cancel and we would have q2 q1 minus sign. I've taken the minus, I've multiplied this expression by minus 1 on both sides. So minus q1 q2 divided by under root q1 plus under root q2 whole squared, and this is equal to q3. We have completed the second part of this problem as well. तो ये end करता है हमारा fourth part of series. So thank you for watching.